नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दशा से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी। हम सभी के मन में यह उत्सुकता रहती है कि कोई भी दशा हमारे लिए किस तरह के परिणाम लेकर आएगी। हम सभी ये जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं, मगर कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई दशा हमें बहुत अच्छे परिणाम देकर जाएगी, पर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं जानते, जो टेक्निकल चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा अनुमान गलत हो सकता है। और कई बार कुछ ऐसी दशाएं हमें देखने में पर लग रही होती हैं जो कि काफी हमें लगता है कि इनमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, मगर वह भी काफी कुछ हमें दे जाती हैं। इन सब का कारण यही है कि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनका हमें पता नहीं होता। तो आज उन सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करूंगी, और इन पॉइंट्स को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये बहुत इजीली एप्लीकेबल पॉइंट्स हैं जिनको मैं अक्सर अपनी चार्ट रीडिंग्स में लगाती हूँ, और उसके बाद मुझे काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो बृहद प्राशर, जो पूरा शास्त्र की जो ग्रंथ है, उसमें वैसे तो अगर आप पढ़ें तो बहुत सारे दशा सिस्टम्स का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपको किसी जातक की अगर चार्ट की रीडिंग करनी है तो आप यह देखें कि उसकी ग्रह की प्लेसमेंट क्या है। उसके बेसिस पे आप ये निर्धारित करें कि उसके लिए कौन सा दशा सिस्टम यूज होगा। मगर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं आजकल, वह विंशोत्तरी दशा सिस्टम को हर कुंडली के लिए लगाते हैं, और उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं दी गई। तो विंशोत्तरी दशा सिस्टम को हर चार्ट रीडिंग के लिए आसानी से लगाया जा सकता है, मगर हमें उसके सारे टेक्निकल रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम गलती कर सकते हैं। तो जो विंशोत्तरी दशा सिस्टम होता है वह आपके चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर बेस्ड होता है। आपके बर्थ के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था, उसके बेसिस पे आपकी दशा निर्धारित होती है। अब मान लीजिए आपके जन्म के समय चंद्रमा केतु के नक्षत्र में था, मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में था, तो आपको जो पहली दशा मिलेगी वह केतु की मिलेगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दशाओं का भी एक सीक्वेंस होता है। यह ठीक है कि दशाएं चंद्रमा से निकाली जाती है, मगर दशाओं का जो सीक्वेंस है वह हमेशा सेम ही रहता है। सबसे पहले केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी, सीक्वेंस यही रहता है। तो सीक्वेंस की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। जैसे कि यदि आपका चंद्रमा मान लीजिए शनि के नक्षत्र में है, तो पहली दशा तो आपको शनि की मिलेगी, मगर दूसरी दशा आपको बुध की मिलेगी। उसके बाद क्रोनोलॉजिकली बुध ही आता है, और फिर आपको केतु की, उस तरह से सीक्वेंस चलेगी। तो सीक्वेंस वहीं से शुरू हो जाती है। अब इनकी जो दशाओं का पीरियड है वो कैसा है। अब केतु जो है 7 साल का है, फिर जो वीनस है वह 20 साल का है, फिर सूर्य जो है 6 साल का है, फिर मून जो है 10 ईयर्स का है, और फिर मार्स जो है वह भी 7 साल का है। फिर आपका राहु है वह 18 साल का है, फिर जुपिटर जो है वह 16 साल का है, फिर आपका जो शनि है वह 19 साल का है, और फिर आपका जो शनि के बाद आपका जो बुध है वह 17 साल का है। तो यह इस तरह से सीक्वेंस चलती है। फिर उसके बाद आपको जो देखना होता है कि किस ग्रह की दशा आई है, उसका क्या स्वरूप है। अच्छा, इसको बताने से पहले एक पॉइंट और बहुत जरूरी मैं पहले बता दूं कि जो भी हमें पहली दशा मिलती है उसे हम जन्म दशा कहते हैं, यानी कि यह हमारी फॉर्मेटिव दशा होती है। इस पीरियड में हम ग्रो हो रहे होते हैं। बच्चा एक कम एज का होने की वजह से उसके बस में चीजें बहुत कम होती हैं। तो यह दशा हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, और काफी न्यूट्रल पीरियड होता है। इसमें हम बहुत ज्यादा चीजें, रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब यह भी देखना होता है कि आपको दशा का पीरियड, पहली दशा का, जन्म दशा का पीरियड कितना लंबे समय का मिला है। मैक्सिमम हमने देखा 20 साल की हो सकती है, यदि आपको शुक्र की मिल रही है और चंद्रमा पहले ही पदा में है और शुरू की डिग्रीज में है, तो आप शुक्र की सबसे ज्यादा दशा भोगेंगे। तो 20 साल की दशा में मान लीजिए आपको 20 साल ही मिल जाते हैं, तो इसका मतलब कि उस पीरियड में तो आप
अपना स्कूलिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं और आगे का भी कुछ लाइफ में कर सकते हैं। तो ये दशा आपके लिए काफी एक इम्पोर्टेंट दशा हो जाती है। दशा सिस्टम में यह देखना भी इम्पोर्टेंट होता है कि आपको किस ग्रह की दशा मिली है और वह किन भावों का स्वामी है, वह किन चीजों का कारक है। अब जैसे कि इस उदाहरण में आपको शुक्र की दशा मिली। शुक्र जो है ब्यूटी का कारक है, शुक्र जो है भोग विलास का कारक है। तो आपकी लाइफ में यह चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और दूसरी चीज हम इससे यह समझ सकते हैं कि आपको शुरुआती जीवन में कंफर्ट काफी प्रिय रहने वाला है। और सेकेंडली, शुक्र जिन भावों को कंट्रोल करता है आपके चार्ट में, वह भाव आपके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मान लीजिए आपकी धनु लग्न की कुंडली है और शुक्र के जन्म दशा में आपका जन्म हुआ है और शुक्र आपके छठे और 11वें भाव का स्वामी है, तो आपकी लाइफ में आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा और आपकी लाइफ में आपको गेन्स भी होंगे, क्योंकि शुक्र इन दो भावों को कंट्रोल करता है। और शुक्र जहां पर बैठा है उस भाव के थ्रू आप अपनी लाइफ में इन चीजों को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज भी आपको सबसे ज्यादा जरूरी देखनी होती है। अब मैंने बताया कि पहली दशा जन्म दशा होती है, तो दूसरी दशा संपत्ति दशा होती है। यह दशा आपकी संपत्ति बढ़ाती है। वह संपत्ति आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपकी वेल्थ भी हो सकती है। यह दशा में यूजुअली हमें लाभ होता है, हमारी लाइफ उसके आसपास घूमती है। तो संपद दशा अच्छी होती है। फिर तीसरी दशा जो आती है वह हमारी विपद दशा होती है। विपत यानी कि विपत्ति। इस पीरियड में हमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं और चैलेंजेस आते हैं, मगर यदि कुंडली में ग्रह अच्छी स्थिति में है तो हम उन चैलेंजेस को आसानी से पार कर जाते हैं। फिर हमारी जो चौथी दशा आती है वह क्षेम दशा होती है। क्षेम दशा जो होती है वह भी शुभ दशा मानी जाती है, क्योंकि उसमें हम अपने कंफर्ट्स, डोमेस्टिक लाइफ, इन सब चीजों के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं। तो यह पीरियड भी हमारे लिए शुभ होता है क्षेम दशा का। फिर जो पांचवी दशा आती है वह प्रत्यरी दशा होती है। अब प्रत्यरी दशा में हमारे जो भी शत्रु होते हैं या जो सर्कमस्टांसेस हमारे अगेंस्ट जा रहे होते हैं, हमको उनसे जूझना पड़ता है। तो यह दशा हमारे फेवर में नहीं होती। मगर यदि आपका ग्रह अच्छा है, मजबूत है, तो क्षेम दशा प्रत्यरी दशा में भी आप इन चैलेंजेस को आसानी से पार कर जाते हैं। फिर आपकी जो छठी दशा होती है वह सिद्धा दशा होती है। सिद्धा यानी कि इस पीरियड में आपको सिद्धि प्राप्त होती है, एकम्प्लिशमेंट्स मिलती हैं। और कई बार ये दशा यदि लेट एज में आ रही है तो आपका ध्यान काफी ज्यादा साधना की तरफ चला जाता है, तो आप साधना में लीन हो जाते हैं। तो यह दशा भी शुभ होती है। फिर सातवीं दशा के आते आते इंसान काफी एजेड हो जाता है, उसकी उम्र हो जाती है, तो यह दशा होती है वध दशा। वध दशा में यूजुअली लोगों का स्वर्गवास हो जाता है। पर कई बार यदि आपकी आयु नहीं आई होती और अभी यह पीरियड आपका जल्दी आ जाए, तो ऐसे में आपको इस पीरियड में काफी बड़े बड़े जो हैं लाइफ के चेंजेस, उनके दौर से गुजरना पड़ता है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीजों का क्लोजर हो जाता है, चीजें बंद हो जाती हैं, या आपकी लाइफ में कुछ बहुत आपके जो करीब चीज है वह आपसे दूर भी चली जाती है। तो जो वध दशा होती है वह बहुत बड़े बड़े बदलाव दिखाती है। फिर आपकी जो आठवीं दशा होती है वह मित्र दशा होती है। तो मित्र के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह हमारे फेवर में होती है। फिर आठवीं दशा अति मित्र होती है, मगर बहुत कम ही लोग आठवीं और नवीं दशा तक सरवाइव कर पाते हैं। तो ये तो था दशा का सीक्वेंस। फिर जब हम चार्ट को, दशा को समझते हैं तो हमें ये देखना है कि महादशा किस ग्रह की आई है। अब मान लीजिए आपकी महादशा शनि की आई है, और एक उदाहरण कुंडली हम लेते हैं यहाँ पर। यहाँ हम मेष लग्न की कुंडली लेते हैं और यहाँ पर हम शनि को 10वें भाव में बिठा देते हैं। तो यानी कि 10वें भाव में मकर राशि में शनि बैठा हुआ है और 11वें भाव का भी स्वामी है। तो इस पीरियड में अब आप बताइए आपको कैसे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। बहुत से लोग बोलेंगे कि इस पीरियड में तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि शनि तो शश योग बना रहा है, केंद्र का स्वामी होके केंद्र में ही बैठा है। मगर नहीं दोस्तों, बहुत सारी चीजों को आपको अपने ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहले शनि की दशा है,
तो शनि के जो भी कारक हैं वह इस पीरियड में एक्टिवेट हो जाएंगे। अब शनि किन चीजों को सिग्निफाई करता है? शनि आपकी कुंडली में छठे भाव का कारक है। रोग, ऋण, रिपु, शत्रु सब एक्टिव हो जाएंगे। मतलब आपको इस तरह के चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। फिर शनि आठवें भाव का कारक है। आठवां भाव बड़े बड़े बदलाव है, जमीन के अंदर की चीजें हैं, तो आपके लिए आठवां भाव भी इस समय एक्टिव हो जाएगा। फिर शनि 10वें भाव का भी कारक है, तो 10वां भाव जो है आपके कार्य क्षेत्र का है, तो कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजें तो होंगी ही। फिर आपकी कुंडली में शनि जो है 12वें भाव का भी कारक है, तो मित्रों 12वां भाव शनि के लिए आपके जो है व्यय को दिखलाता है, या कहीं ना कहीं जो कष्ट होते हैं उनको भी दिखलाता है, तो यह भाव भी एक्टिव हो जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि हमने उदाहरण में शनि ग्रह लिया है, तो शनि जातक के लिए तीसरे भाव का बहुत बढ़िया माना जाता है। छठे भाव का शनि बहुत अच्छा होता है यहाँ पर यदि बैठा हुआ हो तो, और 11वें भाव में बैठा शनि भी जातक के लिए काफी अच्छा होता है। मगर यहाँ पर कुंडली में तो हमने 10वें भाव में बिठा दिया, तो 10वां भाव तो केंद्र का भाव है, यहाँ तो इसको अच्छे फल देने चाहिए। मगर नहीं दोस्तों, 11वें भाव का अधिपति है शनि यहाँ पर, तो जो भी प्लैनेट्स थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउसेस को कंट्रोल करते हैं, तो वह हमें हमारे को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देने में सक्षम होते हैं। तो शनि क्योंकि 11वें भाव का स्वामी है, तो यहाँ पर ये जहां पर भी बैठेगा, 10वें भाव में बिठाया है, तो हमको यहाँ पर घुटनों की दिक्कत दे सकता है। मगर स्वराशि का है तो भी हमें काम की वजह से यह कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स तो दे सकता है। अब शनि कुंडली में यहाँ पर शश योग बना रहा है, तो हमें तो इस दशा से काफी उम्मीदें हैं कि ये बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। मगर आपको यह भी देखना है कि शनि किन ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रह हैं कि पापी ग्रह हैं। यदि पापी ग्रहों से दृष्ट है तो हो सकता है कि यह शश योग के आपको शुभ परिणाम देने से वंचित रह जाए। मगर यदि यह शनि शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट है या उनके साथ किसी प्रकार का भी शुभ संबंध बना रहा है, फिर तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। तो इस पॉइंट को भी आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। अब नक्षत्र लॉर्ड क्या है, आपको देखना है कि शनि अपनी डायरेक्शन किस ग्रह से लेता है, क्योंकि जो भी ग्रह अपने दशा में एक्टिवेट होता है वह काम सारे अपने नक्षत्र की गाइडेंस में करता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए शनि का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है। अब सूर्य और शनि हम सभी जानते हैं कि मित्र नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि शनि जिस ग्रह से अपनी डायरेक्शन ले रहा है उसको अपना मित्र नहीं मानता, तो उसको कुछ ना कुछ कष्ट तो होगा ही। दूसरी चीज आपको देखनी है कि शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड है कुंडली में बैठा कहाँ है। यदि शनि का नक्षत्र लॉर्ड खराब स्थिति में है, पीड़ित स्थिति में है, या 6, 8, 12 में बैठा है, तो भी आपको आपके 10th हाउस से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम्स देने की क्षमता रखता है, क्योंकि शनि ने रिजल्ट्स आपको 10th और 11th के देने हैं। तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में और आय से जुड़ी हुई चीजों में दिक्कतें दे सकता है, यदि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। जब आपने यह देखा, फिर आपको देखना है कि शनि चंद्रमा से कौन से तारा में पड़ता है। तो मित्रों, तारा को कैसे देखना है, आपको पूरे 27 नक्षत्र लिख लेने हैं, और फिर आपका चंद्रमा जहां पर भी है वहां से आपको काउंटिंग करनी है, और जिस ग्रह के नक्षत्र की बात हो रही है आपको उस नंबर तक जाना है और देखना है कि ये कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है। यदि आपको 9 से बड़ा अंक मिले तो आप उसे 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका तारा होगा। या तो आपके पास रिमाइंडर 9 से कम ही बचेगा, वही आपका तारा होगा। 1, 10 और 19 यदि आपके पास ऐसे नंबर्स आते हैं तो आप इसको फर्स्ट तारा में मान सकते हैं।
फिर आपके पास यदि 2 की सीक्वेंस के नंबर आते हैं, जैसे कि 2 और 11 और 20, तो ये सेकंड तारा में पड़ते हैं। इस तरह से बाकी भी तारा आप निकाल सकते हैं। तो जो ग्रह आपके पहले तारा में पड़ते हैं वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं लाते, वह जन्म तारा के ग्रह माने जाते हैं। जो ग्रह आपके दूसरे तारा में पड़ते हैं वह आपके लिए संपत तारा कहलाते हैं। संपत तारा के ग्रह हमारे लिए शुभ परिणाम लेकर आते हैं। तीसरे तारा वाले प्रत्येरी तारा होते हैं। फिर चौथे तारे वाले जो ग्रह होते हैं वह क्षेम तारे वाले होते हैं, वह शुभ होते हैं, और प्रत्येरी वाले हमारे लिए शुभ नहीं होते। फिर जो पांचवें तारे में पड़ते हैं वह हमारे लिए प्रत्येरी तारा में होते हैं। आई एम सॉरी, थर्ड तारा जो होता है विपत तारा होता है, और पांचवा तारा प्रत्येरी होता है। प्रत्येरी भी अशुभ होता है। फिर छठा तारा जो होता है सिद्ध तारा होता है, यह शुभ होता है। और सातवां तारा वध तारा, यह काफी अशुभ होता है। फिर आठवां तारा मित्र तारा, और ये शुभ होता है। और नवां तारा अति मित्र तारा, यह भी शुभ होता है। तो इस तरह से आपको जिस ग्रह की महादशा आई है उसको आपको चंद्रमा से देखना है कि वह कौन से तारा में पड़ रहा है। उसके बाद फिर आपको देखना है कि वह ग्रह नवांश में कितना बली हो रहा है। यदि नवांश में भी बली है तब निश्चय ही आपको अच्छे परिणाम देगा। फिर आपको देखना है उस ग्रह को लग्नावत कर दीजिए। यहाँ पर कुंडली में हमने 10वें भाव के शनि को लिया है, तो 10वें हाउस को आप रोटेट करके लगन में ले आइए और पूरा चार्ट बदल जाएगा। प्लैनेट्स की पोजीशन सेम रहेगी, मगर आपको 10वें भाव को लगन में यहाँ पर रोटेट करना है। तब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह दशा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आएगी। तो फिर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह राजयोग बना रहे हैं, तो वह आपको अच्छे परिणाम देंगे। मतलब कि शनि की दशा आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आएगी अगर राजयोग बन रहे हैं। और यदि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो 6, 8, 12 में जा रहे हैं, तो आपको उन ग्रहों के कारक से संबंधित कष्ट आ सकता है शनि की दशा में। मगर इसकी टाइमिंग को कैसे पकड़ना है, उसके लिए आपको जो अंतरदशा का ग्रह होता है उसको ठीक उसी तरह से ही देखना है जैसे कि आप शनि को स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप महादशा नाथ की पॉइंट्स देखते हैं, सेम पॉइंट्स आपको अंतरदशा नाथ के भी देखने हैं। फिर आपको अंतरदशा का जो ग्रह है उसको भी लग्नावत करना है। वो जहां पर भी बैठा है कुंडली में उसको आप लगन में घुमा के ले आइए, और फिर आप चार्ट में फिर से देखिए राजयोग कितने बन रहे हैं, विपरीत राजयोग कितने बन रहे हैं, और कौन कौन से ग्रह कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे हैं। तो उन ग्रहों के जो कारक हैं उनसे संबंधित आपको पीड़ा होगी, और जो ग्रह तो केंद्र में त्रिकोण में है उनसे संबंधित आपके लिए वो समय अच्छा जाएगा। तो इससे आपको यह पता लग जाएगा कि महादशानाथ और अंतरदशानाथ यदि कोई चीज को बार बार दिखा रहे हैं तो उस पीरियड में वह चीज तो होगी ही। तो ये सब आपने देखना है। तो आज हम बाकी और चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इन्हीं कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए अब मैं कुछ सैंपल चार्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें कि आप ये सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे कि किसी भी जातक को किस तरह के रिजल्ट्स मिले। तो अब मैं अपने स्क्रीन को ना शेयर पे लगा देती हूँ, और यहाँ पर ये मैंने आपके लिए कुछ चार्ट्स चूज करके रखे हैं जो कि मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको तारा के बारे में बताया, तो फर्स्ट, 10th और 19th जो आपके पास प्लैनेट्स के नक्षत्र होते हैं वह पहले तारा में आते हैं। फिर सेकंड, 11th और 20th नक्षत्र आपके सेकंड तारा में आते हैं। और फिर आपके थर्ड, 12th और 21st थर्ड तारा में आते हैं। फिर इस तरह से फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th तारा तक जाते हैं। तो 27 नक्षत्र होते हैं। तो इस तरह से आपको तारा निकालना है। फिर आपने यहाँ पर अब ये एक चार्ट है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का। तो यह इस समय दूसरी अपनी जो टेन्योर है 5 साल की प्राइम मिनिस्टरशिप की, वह इस समय उसमें एक्टिवेटेड है। और इन्होंने 2014 में इलेक्शन जीते थे और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे।
फिर 2019 में हमारे इलेक्शंस हुए लोकसभा के, जिसमें वह दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर चुने गए। तो आइए इनकी ग्रह दशाओं को समझते हैं किस तरह से। चंद्रमा में गुरु की इनको दशा मिली थी उस समय जब ये पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया आपको देखना है कि किस ग्रह की दशा है। चंद्रमा मासिस को इंडिकेट करता है, तो यानी कि यह अपनी दशा में लोगों से रिलेटेड तो कुछ चीजें करवाएगा ही। फिर आपको अंतर्दशा मिली जुपिटर की। जुपिटर किस चीज को सिग्निफाई करता है? जुपिटर पावर, पोजीशन, रिस्पेक्ट को सिग्निफाई करता है। फिर आपको यह देखना है कि चंद्रमा की जो दशा है वह कौन सी सीक्वेंस की है, यानी कि आपके बर्थ के बाद ये कौन से नंबर की दशा है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है ताकि हमें ज्यादा सोचना ना पड़े। चंद्रमा की छठी दशा है इनके जन्म के बाद की, यानी कि 5 दशाएं निकल चुकी हैं, महादशाएं। अब ये छठी दशा है, चंद्रमा की है। और छठी दशा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यह एकम्प्लिशमेंट वाली होती है, इसमें हम काफी प्रोग्रेस करते हैं। अब चंद्रमा क्योंकि महादशा नाथ है, वह जन्म तारा में पड़ता है। जन्म तारा मैंने बताया न्यूट्रल होता है। उसके बाद आपको जो दूसरी दशा मिली जुपिटर की अंतरदशा, वह वध तारा में पड़ता है। वध तारा यानी कि आपको कुछ बड़े बड़े बदलाव लाके देने की इस समय वह क्षमता रखता है। तो अब हम देखते हैं, तारा के हिसाब से तो हमें ऐसा दिख रहा है कि कुछ बड़े बदलाव इनके पीरियड इस समय आने वाले हैं। अब हम देखते हैं, मून इनके कुंडली के 9th हाउस को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, 9th हाउस तो भाग्य स्थान है, त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में बैठ जाना, यह बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है। तो महादशा तो प्रॉमिसिंग लग रही है। अब आप कहेंगे कि चंद्रमा तो नीच का है। जी हाँ, चंद्रमा नीच का है, मगर नीच भंग भी उसे मिल रहा है, क्योंकि मंगल उसके साथ उसी राशि में बैठा हुआ है जहां पर वह नीच का हो रहा है। तो चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखता है। नीच भंग जब होता है तो ग्रह उच्च के परिणाम देता है। फिर हमने देखा कि हमारी अंतरदशा नाथ जो है वह जुपिटर की है, और जुपिटर भी यहाँ पर सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है, जो कि आपके लाभ का स्वामी है। और 5th हाउस जो कि आपके पावर का हाउस है, इस हाउस से हम पावर देखते हैं, पोजीशन देखते हैं। तो यह भी ट्राइन का हाउस है, और यह केंद्र में बैठ के अगेन राजयोग बना रहा है। अब केवल राजयोग बनाना एक बड़ी बात नहीं है, 2 राजयोग बन रहे हैं, महादशा और अंतरदशा नाथ दोनों दिखा रहे हैं। फिर हमने देखना है कि इनके बीच में क्या कोई संबंध भी बन रहा है। यदि शुभ ग्रहों में संबंध बने तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो इनके बीच में केंद्र का ही संबंध बन रहा है, दोनों एक दूसरे से केंद्र में ही हैं। चंद्रमा से गुरु चौथे भाव में और गुरु से चंद्रमा 10वें भाव में। तो बहुत अच्छा एक राजयोग का यहाँ निर्माण हो रहा है। अंतरदशा भी महादशा को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो महादशानाथ है उसका आप चार्ट बना दीजिए लग्नावत करके। तो यहाँ पर तो चंद्रमा ऑलरेडी लगन में ही है, तो हमें इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हमने अंतरदशानाथ जो जुपिटर है, आप मेरे कर्सर को देखिए, जुपिटर को हमने इधर लग्नावत कर दिया, लगन में डाल दिया, और आपने पूरा चार्ट घुमा दिया, और अब आपके पास ये चार्ट बन गया। अब यहाँ से भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं। जो वीनस है वह बहुत ज्यादा इस चार्ट के लिए शुभ है, और वीनस केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने पर केंद्र में ही बैठ के बहुत अच्छी पोजीशन लिए हुए है। तो जुपिटर की अंतरदशा कुछ प्रोमिसेस तो कर रही है। फिर मंगल भी 10वें भाव का स्वामी होकर और तीसरे भाव का स्वामी होकर स्वराशि में बैठा है, दोनों ही भावों को बल दे रहा है। फिर चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव जो होता है हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, उच्च स्थान होता है। उच्च स्थान का स्वामी होके 10वें भाव में बैठकर बहुत अच्छी ग्रोथ प्रॉमिस कर रहा है, और 10th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है। तो कुछ बहुत बड़ी डील प्रॉमिस हो रही है। तो अंतरदशा नाथ का चार्ट भी हमें यहाँ पर काफी अच्छा दिख रहा है। हाँ, जो कारक हैं सूर्य और बुध यहाँ पर
8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यानी कि यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव सूर्य संबंधित, सरकार संबंधित आने तो लाजमी है। और बुध क्या है? बुध भी आपका काम है, आपका बिजनेस है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है, तो वहां पर भी कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं। तो मोदी जी इस पीरियड में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और इनके जीवन में बदलाव क्या आया, जो बार बार मैं बोल रही हूँ कि दिख रहा है, वह ये था कि वह इससे पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको अपनी उस कुर्सी को त्यागना पड़ा। फिर उन्होंने, वह बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो उसको छोड़कर फिर वह इंडिया के जो दिल्ली में जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर आके प्राइम मिनिस्टर के पद पर कार्यरत हुए। तो इस तरह से हमने देखा कि दशाएं कैसे काम करती हैं। हमने नवाम चार्ट को भी देखना है कि नवाम चार्ट में भी ग्रहों की क्या स्थिति है। तो मित्रों, नवाम चार्ट में जो आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठा है महादशानाथ होकर, और जुपिटर जो है वह भी लग्न में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तो यानी कि दोनों ग्रह ही कुछ डिलीवरी की, कुछ देने की क्षमता रखते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे जिसको कि मैं आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी। अब ये जो चार्ट है, ये एक बच्चे का है जो कि इस समय राहु में शनि की दशा से गुजर रहा है। यदि आप इस चार्ट को देखें तो राहु जो है इस केस में अकेला बैठा हुआ है 11th हाउस में। राहु हमेशा अपने डिस्पोजिटर के रिजल्ट्स देता है, तो यहाँ पर राहु ने शनि के रिजल्ट्स देने हैं। शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होकर 5वें भाव में बैठकर काफी पीड़ित स्थिति में है। राहु से दृष्ट है, केतु के साथ कंजंक्शन बना रहा है और वक्री मंगल की भी दृष्टि आ रही है। तो राहु ने जो भी डिलीवर करना है अपने डिस्पोजिटर के हिसाब से करना है, और डिस्पोजिटर शनि तो ऑलरेडी काफी पीड़ित स्थिति में है। तो राहु में शनि की दशा इस बच्चे के लिए काफी खराब परिणाम लाने की क्षमता चार्ट के हिसाब से दिखा रही है। फिर हमने इसके तारा को भी स्टडी करना है। राहु की महादशा जो है वह क्रोनोलॉजिकली सेकंड दशा है, संपद दशा है। तो यहाँ पर ग्रोथ से रिलेटेड चीजें मायने रखेंगी, होंगी। और फिर राहु जो है चंद्रमा से भी संपद तारा में पड़ता है, और अंतरदशानाथ जो शनि है वह वध तारा में पड़ता है। यह ठीक नहीं है। तो वध तारा कुछ बड़े बड़े बदलाव दिखाता है, कुछ बड़े नुकसान भी दिखा सकता है। फिर अब आप यहाँ पर देखिए कि जब एक ग्रह अच्छे तारा में है और दूसरा ग्रह खराब तारा में है, उन दोनों ग्रहों का यदि संबंध बन जाए तो यह नीचे ही हमें एक इंडिकेशन देता है कि इस पीरियड में कुछ नुकसान होने की क्षमता बन जाती है। फिर इस इंडिकेशन के बाद हमने राहु की महादशा का चार्ट बनाना है। आप इस कर्सर को देखिए, ये राहु को हमने लगन में डाल दिया और पूरा चार्ट चेंज हो गया, रोटेट कर दिया चार्ट को। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो बुध ग्रह है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आप ये देखिए कि जो बुध ग्रह है वह कुंडली के राहु दशा चार्ट में 12वें भाव में चला गया। अब बुध जो है हमारी शिक्षा का कारक है, सूर्य जो है हमारे मान सम्मान का कारक है, उसके साथ वह 12वें भाव में बैठ गया, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो राहु की दशा में मन भटकेगा और पढ़ाई से रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ नुकसान तो झेलना पड़ेगा, मान सम्मान को भी ठेस लगेगी। तो राहु की दशा ये इंडिकेशन दे रही है। और शनि जो है 12वें भाव का भी स्वामी है और लग्न का भी स्वामी है, और 7th हाउस में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठ के यह पीड़ित हो गया। किसके साथ? केतु के साथ। तो इसने यहाँ पर लगन को डैमेज कर दिया, और राहु ने तो ऑलरेडी अपनी डायरेक्शन शनि से ही लेनी है। तो ये चार्ट में कुछ हमें दुविधाएं तो नजर आ रही हैं। उसके बाद सेम चीज आप, मैंने यहाँ शनि का चार्ट नहीं बनाया, अंतरदशानाथ शनि को भी आप लग्नावत करके देख सकते हैं। तो वहां से आप देखेंगे तो बुध जो है वह 6ठे भाव में पड़ रहा है। अगेन एजुकेशन से रिलेटेड कुछ दुविधा दिखा रखा है। तो हुआ क्या, अब ये बच्चा बहुत होनहार बच्चा था, मगर इस दशा में आकर उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा और वह अपनी परीक्षा में
फेल हो गया। तो उसका कारण यही था कि यह दशाएं जो थी उसको इस समय काफी खराब रिजल्ट्स देने में सक्षम थी। तो हमने देखा कि पहले एग्जाम्पल में वध तारा ने उनके जीवन में काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए, क्योंकि जो ग्रह वध तारा में था वह काफी शुभ संबंध बना रहा था। मगर यहाँ पर शनि भी वध तारा में है, मगर काफी खराब संबंध बना रहा है, जिसकी वजह से आपको इस पीरियड में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक और जातक का चार्ट है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अब ये जातक जब गुरु में बुध की दशा से गुजर रहा था तो इसको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब गुरु क्या है? गुरु आपका जो है मान सम्मान है, गुरु आपकी हैप्पीनेस भी है, और जो बुध है वह आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके कजन्स भी हो सकते हैं, और मंगल को भी हम छोटे भाई का कारक मानते हैं। अब आइए हम इस चार्ट को समझते हैं। अब जुपिटर की दशा थी, जुपिटर क्षेम दशा थी, यानी कि चौथी दशा, जो कि हमारी प्रोस्पेरिटी को दिखलाती है। तो इसमें कुछ डोमेस्टिक चीजें या जो चीजें भी हमें सुख देने वाली होती हैं उनसे रिलेटेड गतिविधियां होंगी। जुपिटर प्रत्यरी तारा में था, यानी कि एक अनफेवरेबल तारा में था, और बुध जो था वह क्षेम तारा में होने की वजह से वह फेवरेबल तारा में था। जैसे कि मैंने बताया कि महादशानाथ गुरु है और बुध जो है अंतरदशानाथ है, एक फेवरेबल तारा में है और एक अनफेवरेबल में है। दोनों की जब युति हो जाती है तो रिजल्ट जो हैं वह खराब होने की क्षमता रखते हैं। तो एक यदि अच्छा हो और एक खराब हो तो रिजल्ट्स आपको मेजरली डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका कनेक्शन बन चुका था। अब हमने देखा कि नक्षत्रों की क्या स्टोरी है। फिर हमने यह देखना है कि अब ये जो जातक है इनको इस दशा में अपने जो छोटे भाई हैं उनका लॉस हुआ, उनकी डेथ हो गई। उसका कारण क्या था? अब हम देखते हैं कि जुपिटर की महादशा, जुपिटर जो है इनके 11th हाउस लाभ स्थान को दिखाता है और इनके 2nd हाउस इनकी फैमिली को दिखाता है। तो कुछ ना कुछ इनको लाभ नुकसान से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ होना जरूरी है इस पीरियड में। ये तो महादशा की बात हुई। अंतरदशा थी इनकी मरकरी की। मरकरी इनके 5th हाउस का लॉर्ड है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर मरकरी 5th हाउस यानी कि छोटे से छोटा भाई। तो ये जिन ब्रदर की डेथ हुई वह इनके छोटे सिबलिंग से भी छोटे सिबलिंग थे, यानी कि तीसरे नंबर पे आते थे। तो अब आप ये देखिए, 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहन का होता है और उससे जो छोटा होता है वह 5th हाउस होता है। तो यहाँ पर बुध की जब दशा आई तो बुध इनके जो तीसरे नंबर पे जो ब्रदर थे उनको सिग्निफाई करता है, और वह यहाँ पर नीच के सूर्य के साथ युति बना रहा है, और शनि जो नीच का है उसके साथ भी युति बनाकर काफी पीड़ित स्थिति में जा रहा है, और जुपिटर के साथ भी युक्त है। और जुपिटर इस चार्ट के लिए काफी ज्यादा फंक्शनली मेलेफिक ग्रह होता है। उसके साथ युति बनाने पर यह काफी डैमेजिंग स्टेट में चला गया। तो इसको और आसानी से समझने के लिए हम जुपिटर की महादशा का हम चार्ट भी बना सकते हैं। फिर हमको अंतरदशा जो मरकरी है उसका दोबारा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक साथ ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ से अगर आप इस चार्ट को देखें तो आप मून और मार्स को देखेंगे कि वह 12वें भाव में बैठे हुए हैं। मून क्या है? आपकी मानसिक स्थिति है, यानी कि इस महादशा और अंतरदशा में आपकी मानसिक स्थिति काफी ज्यादा प्रताड़ित होगी। फिर मंगल भी 12वें भाव में है, यानी कि मंगल छोटे भाई बहनों का कारक होता है, उनका भी कुछ व्यय होना निश्चित है। फिर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो 5th हाउस है, जो कि मैंने बताया छोटे से छोटे भाई बहन का होता है, 3rd नंबर के ब्रदर सिस्टर का होता है,
वह यहाँ पर नीच का हो रहा है। कहाँ पर? 7th हाउस में। तो यानी कि छोटे ब्रदर का या छोटी बहन का लॉस होना यहाँ पर लाजमी है। तो इस पीरियड में हमें इस अंतरदशा में हमें इस तरह का नुकसान झेलना पड़ा। तो इस पे दृष्टि भी अगर आप देखें तो नीच के सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, और बुध जो है इस चार्ट के लिए वह स्थान का लॉर्ड भी है, और उसकी भी दृष्टि यहाँ पर जो 5th हाउस है उसके लॉर्ड के ऊपर पड़ रही है। तो मित्रों, इस तरह से आपको किसी भी चार्ट को रीड करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयत्न किया है कि किसी भी दशा को आप आसान तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यूज करके किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और यह इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल फुल प्रूफ होते हैं, और इनसे आपको कभी भी यू कैन नेवर गो रॉन्ग। तो सबसे पहले तो आपको दशा सीक्वेंस देखनी है, वह आपको एक इंडिकेशन दे देती है कि इस दशा में क्या कुछ हो सकता है। फिर अंतरदशा देखनी है आपको, फिर आपको देखनी है महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ का आपस में क्या संबंध है। अगर एक जो दशानाथ है वह खराब है और दूसरा अच्छा है और उनका संबंध बन जाए तो भी आपको यह अपनी दशा में कष्ट दे सकते हैं। फिर आपको महादशानाथ और अंतरदशानाथ को लग्नावत करके उसका चार्ट बनाना होता है और उसको नॉर्मल चार्ट की तरह स्टडी करना होता है। यदि दोनों ही चार्ट्स में कोई इंडिकेशन बार बार आ जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ अच्छा या बुरा होने का स्ट्रॉन्ग संकेत हमें मिल रहा है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आशा करती हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको लाभ जरूर हुआ होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके प्रोत्साहित कीजिए और आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत जल्दी कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ढूंढकर उन पर वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट।